नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के सांसद पिट रहे हैं, जनता उन्हें पीट रही है या फिर नई सरकार बनने के बाद पॉलिटिकल वायलेंस के की जो शुरुआत हुई है, उस एजेंडा के तहत जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो टीएमसी के सांसद या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका घेराव कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। तो ममता एक तरफ अपनी जो चुनौतियाँ हैं, उससे जूझ रही हैं। जो उन्होंने बैठक बुलाई एमएलए की, उसमें भी ढेर सारे एमएलए नदारद थे, अनुपस्थित थे और इसके समानांतर शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, वो एक तरह से नए कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद जिन चेहरों को शामिल किया है, उससे कई सारे संकेत मिलते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। कल्याणी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आशीष मिस्त्री हमारे साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आशीष मिस्त्री आपसे। आपको लग रहा है कि जिस तरह की पॉलिटिकल वायलेंस की शुरुआत हुई है, वो एक तरह से ऑर्गेनिक है, बीजेपी के कार्यकर्ता बदला ले रहे हैं या फिर वो तमाम चेहरे निशाने पर हैं जो इससे पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रहने के दौरान वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लेते थे। इसलिए अभिषेक बनर्जी हों या कल्याण बनर्जी हों, ये सारे नेता निशाने पर हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पॉलिटिकल वायलेंस की जो शुरुआत हुई है और साथ ही जो ममता की चुनौतियां हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपके इसी मंच पे बताया है, इसी चैनल पे कि पॉलिटिकल वायलेंस को बंगाल में देखने की एक अलग सी नज़रिया होनी चाहिए। ये केवल पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में नहीं देखना है। एक अलग सा श्रेणी है, जो उनका इंटरेस्ट ही है कि वायलेंस हो, क्योंकि उनकी जो एक्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो वायलेंस से ही है। जैसे तृणमूल के टाइम पे एकदम सिद्धार्थ शंकर राय के टाइम में से ऐसा हो रहा है कि हर एक इलेक्शन में उन्होंने अपना जो वर्थ है, उनकी जो मूल्य है, कोशिश की है। जैसे अब एक मसला हमारे सामने आया है इलेक्शन के बाद कि क्या इस बार कोई बदलाव होगा। हम लोग हमेशा से ही, एक बार तृणमूल कांग्रेस जब 2011 में पहली बार, वहां पे भी ये बोला गया था बंगाल में कि इस बार हमने बदला नहीं, बदल चाहिए, मतलब हम बदला नहीं चाहते, हम एक चेंज चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या यह था कि अब वायलेंस रुक जाएगा? तो मेरा जो मानना है इस इशू पे, मैंने हमेशा से ही बताता आया हूँ कि कुछ चीजें होंगी जिस बदलाव आएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे रहेंगे जैसे कि वायलेंस, ये बदलता हुआ नहीं नजर आया था मुझे। इलेक्शन से पहले भी मैंने बोला था कि इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन वायलेंस की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो रह जाएगा, क्योंकि ये एक श्रेणी के लोगों की इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो वायलेंस से ही है, फैक्ट है, जो वो बेचना चाहते हैं मार्केट में। जैसे कि इलेक्शन के बाद रातों रात सारे लोग बीजेपी में चले गए, मतलब वो हालांकि वोट दिया तृणमूल को, लेकिन अब उनसे बड़ा बीजेपी कोई है नहीं। वो झंडा लेके उधर टेलीविजन चैनल आए हुए हैं। ये लोग जो है, ये अपना वर्थ जो है, अपना जो मूल्य है, उसको प्रमाण करना चाहते हैं। तो गांव में, सड़क पे, हर एक जगह पे ऐसी एक श्रेणी है जो जिस श्रेणी का काम ही ऐसा होता है। अब पार्टी क्यों बदलना नहीं चाहता? मतलब पार्टी तो ऐसा कर सकते कि उन लोगों का, हमें उन लोगों को टीम में शामिल नहीं करना है। जैसे कि श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा था कि उन्होंने फिर से बयान दिया कि हमें अच्छे तृणमूल पसंद है। मतलब क्या है कि वैल्यू है वो वायलेंस से ही जुड़ा हुआ है, और वायलेंस हालांकि इस इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को नहीं लगा होगा, लेकिन अगले चुनाव में वो लगेगा, उसके बाद के चुनाव में लगेगा। बंगाल भी चेंज नहीं आया है, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आया है। और ये वायलेंस की संस्कृति, इस बात की हमें एज ए सोशियोलॉजिस्ट हमें समझ होनी चाहिए कि वायलेंस जो होती है ना, उसकी एक सोशियोलॉजिकल बेस होता है। वो किसी केवल कोई पॉलिटिकल पार्टी के चेंज से, वो तो स्टिकर बदलने से बैट नहीं बदल जाता। बल्ला वही है, उसमें बस एक स्टिकर बदल जाता है। तो दोनों ही जो है राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। तो मैंने पहले से भी कहा था
कि कुछ बदलाव की एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद रखना सही नहीं होगा, क्योंकि वायलेंस के क्वेश्चन में बात एक ही है। तो क्योंकि यहाँ यहाँ से लेजिटिमेसी आती है पार्टी को, और पार्टी को ये मालूम। ठीक है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये इस जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है वो चाहिए होता है। प्रदीप जी आप ये समझाएँ कि जो आज जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, जिन चेहरों को लिया गया है जिसमें कि स्वपन दास गुप्ता जैसे चेहरे हैं और काफ़ी जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोमिनेंट लोग हैं, उन सबको इंडक्ट किया गया है। आप कैसे इस कैबिनेट एक्सपेंशन को देखते हैं? क्या जो शुभेंदु के सामने जो चैलेंजेज हैं, उसमें उन चेहरों को शामिल करना आपको लगता है कि एक नई सरकार के लिए अच्छी शुरुआत कही जा सकती है? देखिए बहुत सोच-बूझ के कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया है। लगभग 1 महीने लगा है एक्सपेंशन के लिए, तो वो लोग सोच रहे थे कौन-कौन लोगों को लेना है और कौन-सा को कौन मिनिस्ट्री मिलेगा। तो इसी हिसाब से मुझे ये देखने का आया कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र है, नॉर्थ बंगाल है, साउथ बंगाल है, जंगल महल है, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन को बखूबी रखा है कैबिनेट में। और फिर इसमें से यहाँ पे मिक्सचर है, ओल्ड जो बीजेपी का एमएलए थे वो था, वो भी है और नया चेहरा भी है। तो एक अच्छा मिक्स किया है कैबिनेट का। और कैबिनेट में ये भी देखने को मिला है कि जो बीजेपी से जुड़ा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, दोनों का ही एक संतुलन रखा गया है इस कैबिनेट में। और ये कैबिनेट जो है जिसके नेतृत्व में काम करने जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, वो ये बंगाल का जो माहौल है पॉलिटिक्स का, उसको बखूबी जानता है। क्योंकि और इसीलिए इसीलिए ये जो नेतृत्व का एक टीम वही अच्छा होता है जिसका कैप्टन अच्छा होता है। अगर ये शुभेंदु अधिकारी का पिछले 1 महीने लगभग हुआ है, 1 महीने से थोड़ा सा कम, तो ये टेन्योर अगर देखा जाए तो वो जो काम कर रहा है वो है कि तृणमूल कांग्रेस का जो गलतियां थी उसको सुधर रहे हैं। जैसे लक्ष्मी भंडार जो था, वो स्कीम में बहुत सारे मेल लोग जो है, पुरुष लोगों को भी उसको मिल रहा था। तो वो एक तरह से पिछले जो सरकार का जो खामियां था उसको ठीक कर रहा है। और नया सरकार का से जो उम्मीद है उसमें भी उभर रहा है। जैसे एक मेट्रो रेल का काम बहुत साल रुका हुआ था, वो 20 दिन में हो गया। फिर जो लैंड था वो बॉर्डर एरिया में वो भी मिल गया जो रुका हुआ था। जो रुका हुआ काम है वो कर रहे हैं, पिछले सरकार का खामियां उसको दूर कर रहे हैं। और लोग जो चाहते हैं कि जैसे नॉर्थ बंगाल बहुत साल से नॉर्थ बंगाल जो है बीजेपी का साथ है, तो बहुत ही रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है कैबिनेट में। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी है, स्टेट मिनिस्टर भी है। नॉर्थ बंगाल से लगभग 8 है ये पूरा अभी जो कैबिनेट हुआ है अभी तक उसमें। और फिर उसमें से शंकर घोष जो प्रोमिनेंट फेस है उसको हम लोग सोचता है कि कैबिनेट जो 5 मंत्री पिछ 9 तारीख को वो शपथ लिया है, उसके बाद जो सेकेंड टायर के लीडरशिप है उसमें शंकर घोष आ रहा है और सपन दासगुप्ता के नाम लिया है। तो हम लोगों को उम्मीद है शाम तक ठीक हो जाएगा कि या फिनांस या हायर एजुकेशन उसको मिले। तो सपन दासगुप्ता जो है एकदम एलीट, एकदम पूरा इंटरनेशनल एक पहचान है उसका, नेशनल इंटरनेशनल पहचान है। और एकदम दूसरे तरफ आप है दीपक बर्मन और दूसरे जो है दिलीप घोष है जिसका गांव से जुड़ा हुआ है। तो एक पग शहर से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है, महिला का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है कैबिनेट में। तो लगभग सब कुल मिला के मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक संतुलन का कैबिनेट हुआ है जिसमें हर वर्ग के हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और जो उम्मीद है लोगों का वो उम्मीद में खड़े हुआ है अभी तक ये शुभेंदु अधिकारी का जो सरकार है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व अच्छा हो रहा है। नेतृत्व अगर अच्छा है तो उसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सही से ये जो कैबिनेट है, ये मिनिस्टर्स है, ये काम करेगा, ये उम्मीद हम लोगों को है। मैं एक लेकिन बात आपका ये जो पॉलिटिकल वायलेंस हो हाँ, रहे हैं या फिर जो टीएमसी के लोगों को पीटा जा रहा है या घेराव किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है?
देखिए उसी बात में मैं आ रहा था कि पॉलिटिकल वायलेंस और जो वायलेंस अब हो रहा है लास्ट 2-3 सप्ताहों से, ये वायलेंस डिफरेंट है। जो पहले हमारा यहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस हुआ करते थे, वो पोस्ट पोल वायलेंस कोई पार्टी का नेतृत्व में था कि जैसे कि टारगेट कीजिए बीजेपी का पार्टी वर्कर, तृणमूल का पार्टी वर्कर उसको मारता था, पीटता था। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना था, पॉलिटिकल एजेंडा था। जो पॉलिटिकल वायलेंस पिछले दिनों को देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, वो पॉलिटिकल वायलेंस एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आ रहा था। और यहाँ पर जो वायलेंस दिख रहा है, ये आम लोग कर रहा है, क्योंकि जो आम लोग का जो नाराजगी है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि देखिए इस विधानसभा आम लोग निर्वाचन में मतलब आम लोग कौन? आम लोग जो मॉब बन चुकी है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से, जो कि प्लेन में भी किसी टीएमसी सांसद को उनका अपमान करती है, या फिर सड़कों पर उतर कर वो अभिषेक बनर्जी को घेर रही है, कल्याण बनर्जी को घेर रही है, यानी कि आम लोग में कौन से वाले आम लोग हैं ये? देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आम लोग हैं, एकदम से ही वो राजनीति, देखिए किसी का वोट किसी ने दिया है, किसी का कोई राजनैतिक पहचान भी हो सकता है, लेकिन पिछले समय में जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ करता है, उसमें से कोई प्रश्न नहीं आता था। अभी अभिषेक बनर्जी को जो वायलेंस के सामने पड़ना हुआ है, उसमें से 5-6 लोग जो अरेस्ट हुआ है, वो 2-3 तृणमूल का है, 2-3 बीजेपी का वर्कर है, लेकिन जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, उसको पीटने से पहले जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, वो क्वेश्चंस ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है। पिछले जो पॉलिटिकल वायलेंस है, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं था। कोई लोग ये नहीं पूछ रहा था कि आपका जो सर्विस डिलीवरी है वो इतना पुअर क्यों था, आप क्यों ऐसे जो लैंग्वेज यूज किए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं था, डायरेक्ट वायलेंस था। यहाँ पे वायलेंस आ रहा है कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आम नागरिक है, उसका जो नाराजगी है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप इसी से इसको हिंदुत्व वाली राजनीति, टीएमसी वाली राजनीति, वाम सीपीएम का राजनीति, ये राजनीति से बढ़कर अभी जो है आम नागरिक का जो तृणमूल कांग्रेस का जो नाराजगी है, वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है। देखिए तृणमूल कांग्रेस का जो वर्कर्स अभी गिरफ्तार हो रहा है, या उसके ऊपर कल्याण बनर्जी काल, या उसके पहले दिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला या हादसा हुआ है, वो हादसा हुआ है उन लोगों के क्षेत्र में, या नहीं कि कल्याण बनर्जी को अब कोलकाता में पीटा है, कल्याण बनर्जी का क्षेत्र में ही कल्याण बनर्जी के ऊपर वायलेंस हुआ है, अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र में ही अभिषेक बनर्जी के ऊपर वायलेंस हुआ है। तो ये दिखने को मिल रहा है कि उसमें जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था तृणमूल कांग्रेस का, वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरी करना दूर की बात है, वो पूरा उल्टा काम किया है। इतना वायलेंस लोगों के ऊपर हुआ है तृणमूल कांग्रेस के जमाने में, और लोग प्रश्न नहीं पूछ रहा था। अभी टाइम आया है कि वो लोग आज पूछ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, आप यहाँ पे अब आए क्यों, पहले आप क्यों नहीं आते थे। तो ये एक डिफरेंट टाइप का वायलेंस है, जो पब्लिक वायलेंस, और ये पब्लिक ग्रीवांस। इसके साथ पॉलिटिकल वायलेंस पहले के जमाने का वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस, वो पॉलिटिकल था। ये है पब्लिक ग्रीवांस वाला वायलेंस, जो नाराजगी उसके बेसिस है वायलेंस। आशीष मिस्त्री, ये एक नए तरह की शुरुआत भारत में हो रही है, जो अलग-अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, और पश्चिम बंगाल हो सकता है उसका एक एक्सट्रीम केस हो। एक हुआ कि जिसका ज़िक्र आपने किया कि पॉलिटिकल वायलेंस होता था, जो जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती थी। दूसरी मोवोक्रेसी जो उत्पन्न हुई है, जनता जो है वो इतनी ब्रेन वॉश हो गई है, या इतनी पोलराइज़ है लेफ्ट या राइट, कि वो सड़कों पर उतर कर ही वो घेराव कर रही है। वो और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां हैं, वो तमाशा देख रही हैं, वो सांसद को धक्का दे रही है, उनके ऊपर इंक फेंक रही है, जूते चप्पल फेंक रही है। ये एक नए तरह की मोवोक्रेसी है, जिसमें जनता ही सब कुछ फैसला ले रही है उस सड़क पर उतरकर, और लॉ अबाइडिंग जो डिसिप्लिन होनी चाहिए सरकारी एजेंसियों की, वो तमाशा देख रही है। आपको लगता है कि ये जनता का जो असंतोष है वो जायज है, तो उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो अपने असंतोष को उस प्लेटफॉर्म पर रिफ्लेक्ट करे, न कि सड़कों पर उतरकर वो सांसद का घेराव कर रही है, उन्हें जूते चप्पल का माला पहना रही है। ये कितना जायज है? दो चीजें हमें समझनी चाहिए। एक थियोरिटिकल प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, जैसे कि ये जो स्ट्रीट डेमोक्रेसी होती है ना, रास्ते में जो
डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से होता है। लेकिन ये कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होता है जाकर के जब आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम करना छोड़ दे या वो मैनिपुलेट हो जाए। आपने क्या किया है? आपने 15 सालों में से तो 10 साल ऐसे चला है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो मैनिपुलेशन इस तरह से हो रहा था कि वो अपना काम छोड़ के वो बायस्ड वे में काम कर रहा था। अगर इस तरह से इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स को आप इस तरह से मैनिपुलेट करते हो और वो इतना हाईली पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो आपका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा ये कि लोग सड़कों पे उतर आएंगे, वो मोबिलाइज्ड होंगे और वो एक मोबोक्रेसी आप उसमें देखने को मिलेगा। वो अपने हाथ में कानून को लेकर के वो अपना प्रतिशोध के लिए उतर आएंगे। तो एक रिएक्टिव पॉलिटिक्स वहां से आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि आप देखो पुलिस में आप एक केस दर्ज करने के लिए जाते थे, आपका धर्म देखा जाता था, मजहब देखा जाता था, फिर वो केस रजिस्टर होता था। तो लोगों की जो एंगर है वो इतना बढ़ जाएगा एक समय के बाद आकर के उसका एक मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस को आप अगर यूज ना करके उसका दुरुपयोग करते रहते हो तो क्या हो जाएगा, लोगों की जो आस्था है इंस्टीट्यूशन के ऊपर से वो चला जाएगा। अब देखिए जो अटैक हो रहा है, आपको क्या लगता है कि पुलिस ने मतलब अगर पुलिस ये होने देते तो ये हो जाता। जब इसका कोई एक माइनर सपोर्ट सा भी ना हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना हो, वो कभी हो ही नहीं सकता। और ये जो है ना, अब अगर क्वेश्चन न्याय की है तो क्या ये जायज है, क्या नहीं है? हम यहाँ पे एक धर्म संकट पे है। ये जायज है इसलिए क्योंकि उन लोगों ने इलेक्शन से पहले जिस तरह की बातें कही है वो पब्लिक एंगर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने आर्ग्यूमेंट पे अड़ा हूं एक बात का कि देखिए ये जो है ये हम जिसको बोलते हैं ये जनरोष है, लोगों ने किया है, ये पब्लिक ने किया, ये पब्लिक ने किया नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली अ क्लास इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस। एक श्रेणी है जिस श्रेणी का काम ही है, उनके अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है कि वो वायलेंस करे। और इसी कारण से और उसमें जुट जाते हैं पार्टी के लोग। पार्टी को भी ऐसा लगता है कि इसको हमें थोड़ा सा सपोर्ट देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे बिल्कुल, ग्रेटर इंटरेस्ट में काम आएगा, ये हमारे लेजिटिमेसी के लिए काम आएगा। लेकिन फिर भी बिल्कुल, वो ये जो प्रश्न बात वहां से है, अगर इंस्टीट्यूशन फेल कर प्रतीक जी जाता है इसका फिर जवाब दे रहे हैं, प्रतीक जी डेमोक्रेसी इसका है। जवाब देना चाह रहे हैं आशीष जी। जो इन्होंने आशीष जी ने कहा बहुत अच्छी बात कही कि एक पूरी जो व्यवस्था है जो लेजिटिमेसी चाहती है, और अब जो बीजेपी आ गई है तो टीएमसी का कैडर भी इसमें शिफ्ट हो गया होगा, जिसको कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई आम जनता नहीं है। प्रतीक जी। देखिए, पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि ये मोबोक्रेसी शब्द आप हटा लीजिए क्योंकि एरिस्टोटल ने जैसे मोबोक्रेसी बोला था उसमें पब्लिक को जो ऑटोनॉमी है उस ऑटोनॉमी को नकारा गया था और यहाँ पे जो हो रहा है पब्लिक बहुत ही ऑटोनोमस वे से काम कर रहा है और यहाँ का जो पब्लिक ग्रीवांस है ये मोबोक्रेसी नहीं है क्योंकि मोबोक्रेसी जब होता था तो मोबोक्रेसी वो पुलिस को भी नहीं छोड़ता था। लेकिन यहाँ पे जब पुलिस आए थे अभिषेक बनर्जी को छुड़ाने के लिए तो लोगों ने हट गया। तो ये नहीं है, ये आपको समझना है कि ये मोबोक्रेसी नहीं है, ये पब्लिक ग्रीवांस है और पब्लिक सेंटिमेंट है। ये लेजिटिमेसी जो बोल रहा है, लेजिटिमेसी के बाद यहाँ पे ऐसे कोई देखिए अगर आपका पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, मोबोक्रेसी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा तरह से नहीं हुआ है अभी तक, तो इसमें स्टेट के हर कोने में हर जगह में ये हो रहा है। देखिए टीएमसी का 80 एमएलए जीता नहीं है। नहीं, कई बार आप ऐसा भी होता है ना कि सरकार जीतने के टीएमसी बाद का ये एक पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी कुछ का दिन का विंडो देती है कि अपने गुस्से का इजहार करके, ताकि टीएमसी का जो कैडर है उसको डिमोरलाइज करो, उसको हतोत्साहित करो, उनके नेताओं को उनकी जगह दिखाओ, और इसलिए ये 1-2 महीने चलेगा और उसके बाद फिर सरकार कहेगी कि ठीक है अब व्यवस्था कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। लेकिन उससे पहले का एक विंडो दिया जाता है कि आप जो राइवल पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को, उनके मनोबल को तोड़ो। आपको लगता है कि ये हो रहा है, या सचमुच जनता सड़कों पे उतर के अभिषेक बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को घेर रही है? जनता तो अपने जो दिन की समस्याएं हैं, अपने डेली नीड्स की समस्याएं, उससे जूझ रही है। टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वही टीएमसी को मार रहा है। देखिए आपको सोचना है
कि यहाँ पे ये जो विंडो वाली बात है कि वो सरकार छोड़ दिया है कि अच्छा टीएमसी को देखो, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि टीएमसी का 80 एमएलए जीता है, तो 80 एमएलए में कितने एमएलए को ये जो है रास्ते में अगर उतरते हैं तो लोग पीट रहा है, उसी को पीट रहा है जिसके अगेंस्ट में चार्जेस है, जिसके अगेंस्ट में नाराजगी है। ये ऑल बंगाल टीएमसी के ऊपर ये पीट नहीं रहा है। अभी तक टीएमसी का बहुत सारे नेतृत्व है, वो रास्ते पे घूम रहा है, लेकिन लोग उसको कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो टेंटेड लोग हैं, जिन लोगों के पास ये सब हो रहा था, जो इसके ऊपर नेतृत्व दे रहा था, उसके ऊपर हो रहा है। और टीएमसी का जो नेतृत्व जो बीजेपी के पास जाने चाहते हैं, वो अभी से खुल गया है, वो अभी से बोल रहा है, वो फोर्थ मई के रात से ही बोल रहा है, जो जो जाने के लिए तैयार है, छोड़ दिया है पार्टी मेंबरशिप तृणमूल कांग्रेस का। तो उससे ये जो आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन विंडो वाली बात कर रहे हैं, तो ये बंगाल में एक यूनिक एक टाइम चल रहा है अभी, जिसमें कि लोगों का, देखिए तृणमूल कांग्रेस का जो लीडर है उसके घर से जो चीज बरामद हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन तृणमूल कांग्रेस का ही लोग दे रहा है कि इसके घर में जाइए, इसके घर में जाके ये मिलेगा। तो मुझे ये बात वही समझना बात तो है। आशीष मिस्त्री भी कर रहे हैं, वही बात आशीष मिस्त्री भी कर रहे हैं कि वो टीएमसी का ही देखिए, कैडर है जो अपनी इसमें दो चीज लेजिटिमेसी चाहता है बीजेपी में शामिल होकर, या बीजेपी के प्रति अपना ये सब उत्पात मचाकर दिखाकर कि भाई हम कितने आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आशीष मिस्त्री जवाब नहीं, देंगे। ये तो एक मुझे थोड़ा जानना है, 1 मिनट में बात करूंगा तब आशीष बोलेगा। तो मुझे यही बोलना है कि देखिए ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी में टीएमसी का लोग जाना चाहते हैं, वो लेगा कि नहीं ये दूसरी बात, लेकिन उसके लिए ये जो लोगों का जायज नाराजगी है उसको आप जो मोबोक्रेसी या हो रहा है विंडो वाले लोगों का जायज नाराजगी रिफ्लेक्टेड हो रहा है, उसके हिसाब से लोगों को आपको सम्मान करना चाहिए। ये पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, ये पब्लिक ग्रीवांस है, पब्लिक कर रहा है, उसका नाराजगी के लिए कर रहा है। जहां पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशन फेल कर जाता है, तब मोबोक्रेसी का एक सिचुएशन क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक डेटा मैं देना चाहूंगा, पुलिस में आप अपेरेंटली आपको कुछ नहीं लगेगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक मैसिव चेंज आया है। जिन लोगों के पास पावर था उन लोगों को हटा दिया गया है, और पुलिस में फियर है पोस्टिंग को लेके कि हमें क्या है। तो ये फियर कहाँ से आया है, ये एक चीज है। तो पुलिस को भी नहीं छोड़ा है, बहुत सारे जगह है लोकल, मेरे पास एग्जांपल है वन आफ्टर अनदर, जहाँ पे लोगों ने जाकर के बोला है कि इनको अभी हटाना पड़ेगा, और उनको हटा दिया गया, साइलेंटली क्वाइटली हटा दिया गया। वो एक है। दूसरा जो है मेरा, ये पार्टी जो मैंने जो थियोरिटिकल बात कही है कि जो लोग है अपने अस्तित्व के लिए कर रहे, एक डेटा मैं चाहता हूँ। तो वहां पे कितने लोग आए थे एमएलए, वहां पे ओनली एमएलए आए थे 20 लोग, 20 लोग एमएलए आए थे। तो केवल 20 लोग ही आए थे वहां पे, 80 एमएलए में से मात्र 20 लोग वहां पे आए थे। इसका मतलब क्या है, टूट चुका है। तो बीजेपी जाके क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी जाके टारगेट करेगा ना उन लोगों के। हालांकि ये टारगेट कुछ हद तक जायज है। जायज इसलिए है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने जिस तरह की बातें कही थी, जिस तरह की वर्बली उन्होंने जिस तरह की अपनी एक्सप्रेशंस जताई थी, तो लोगों का गुस्सा जायज है। लेकिन उस गुस्से को क्या लोगों ने उसकी प्रोटेस्ट की, यहाँ पे मेरी आपत्ति है कि लोगों ने नहीं है। ये तो पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि हम बोलते हैं कि लोगों ने ऐसा किया। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है कि वहां पर एक तरफ तो जो राजनीतिक हिंसा टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के जो नेता हैं उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बदला ले रहे हैं। जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने जिस तरह की भाषा और जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए बीजेपी के प्रति टीएमसी के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर सवाल ये भी है कि क्या कानून के राज में इस तरह की व्यवस्था को अलाउ किया जा सकता? ठीक है, टीएमसी के नेताओं ने जितनी भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने समय में उन्होंने धमकाया हो, लेकिन
वो भी उतना ही गलत था जितना आज की तारीख में बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि कानून के राज में इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। और वही शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से कैबिनेट की संरचना में एक दोनों पक्षों को, जो पुराने और नए नेतृत्व, उन सबको समायोजित करके एक नया संदेश देने की कोशिश की है कि वो नए बंगाल का निर्माण करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.